अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं उकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सियासी दंगल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। बजट करीब आ रहा है और हुकूमत इस सोच विचार में है कि आवाम को क्या रिलीफ दिया जाए, कौन से सेक्टर पर क्या काम किया जाए, किस सेक्टर पर रिलीफ दिया जाए और किस पर ना दिया जाए। आज के कुछ सवालात हैं कि हुकूमत IMF से कर्ज़ लेने जाती है, तो इस कर्ज़ की IMF का क्या तरीक़ाकार है कर्ज़ देने का। दूसरे नंबर पे हुकूमत IMF के पास क्यों जाती है। तीसरे नंबर पर कर्ज़ लेने से अवाम किन मुश्किलात का शिकार हो जाती है। चौथे नंबर पे IMF के पास जाने से कैसे बचा जा सकता है। पाँचवें नंबर पर डॉलर की कीमत में इजाफे से कैसे रोका जा सकता है इस इजाफे को। और छठे नंबर पे अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। ये 6 क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IMF का कर्ज़ देने का तरीक़ाकार क्या है। नाज़रीन, होता यह कि जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी हुकूमत आती है तो मुल्क ऑलरेडी कर्ज़ों में डूबा होता है, ख़जाने खाली होते हैं। मुल्क चलाने के लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं होता और पैसा लेने के लिए वो IMF के पास जाता है। IMF उसको पैसा ज़रूर देता है लेकिन कुछ शराइत के बाद देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो ये है कि प्राइसेस को देखा जाता है कि कौन से पेट्रोल की कीमत कितनी है, घी की कीमत कितनी है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर यूज़ होने वाली प्रोडक्ट हैं और जो ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोडक्ट हैं उन सब को देखा जाता है। उसके बाद कर्ज़ की अमाउंट को डिवाइड किया जाता है प्राइसेस के ऊपर कि घी की कीमत को कितना बढ़ाना है, पेट्रोल, गैस, डीजल की कीमत को कितना बढ़ाना है। इस तरीके से कर्ज़ की सारी अमाउंट को डिवाइड किया जाता है प्राइसेस के ऊपर और उसके बाद ये तय किया जाता है कि अब कर्ज़ की अमाउंट आपको देनी है कि नहीं देनी। नेक्स्ट चीज़ जो है कि IMF से कर्ज़ लेने से अवाम किन मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अवाम बेसिकली इसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो गरीब अवाम के ऊपर पड़ता है। अशराफिया और वो तबका जिसको मराआत दी जाती है, वो एक कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आपको आगे चल के वो भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से तबके हैं जिनको सब्सिडाइज़ किया जाता है और जिनको ज़्यादा मराआत दी जाती हैं। वो डायरेक्ट अफेक्टेड नहीं होते बल्कि गरीब आवाम जो है, लोअर तबका और मिडिल क्लास तबका जो है, ये इफ़ेक्ट होता है। मुश्किलात का शिकार होने में से मुराद ये है कि तमाम प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट की, रेगुलर प्रोडक्ट की, जिनको आप घरेलू अशिया भी कह सकते हैं, जिसमें आपके घी, चीनी वगैरह सब कुछ आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है। पेट्रोल एक ऐसी आइटम है कि अगर पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया जाता है तो इसके साथ 400 अशिया जुड़ी होती हैं दूसरी, जो गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। उनकी प्राइसेस बढ़ने से होता ये है कि अवाम की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट ये है कि कर्ज़ IMF के पास जाने से कैसे बचा जा सकता है। IMF के पास जाने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुल्क की हालात बेहतर किए जाएँ, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएँ, रिलीफ दिए जाएँ ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। एक्सपोर्ट बढ़ने से मुराद ये है कि आपकी इंडस्ट्री चले, कारोबार चले, इंडस्ट्री को बिजली, गैस वगैरह सारी चीज़ें अच्छी कीमत में मिलें और 24 घंटे मिलें, जिसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएगी। पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी। एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कम हो तो पाकिस्तान से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएगा और प्राइसेस बढ़ेंगी। जब मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कम होती हैं और इंपोर्ट बढ़ती हैं तो रुपए की कदर नीचे आ जाती है, रुपए कम हो जाता है और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। डॉलर की कीमत बढ़ने से जो सबसे पहला असर पड़ता है वो ये है कि मुल्क की गर्दिशी कर्जे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे प्राइसेस बढ़ जाती हैं। एक तरफ प्राइसेस बढ़ती हैं, दूसरी तरफ डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की कदर घटती है। रुपए की कदर घटने से होता यह है कि अवाम के अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर हम बात करें इसके ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, मौजूदा हुकूमत ने क्या किया। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपये इजाफा किया है। इसके साथ 400 दूसरी अशिया जुड़ी हुई हैं जो डायरेक्ट आवाम को, गरीब आवाम ख़रीदती है और गरीब आवाम वो अशिया जो है वो ख़रीदने से अब कासर है। इस टाइम आवाम हुकूमत चेंज करने की बात नहीं कर रही। इस टाइम आवाम सिर्फ एक ही बात कर रही है कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे ऊपर ये जो तलवार लटका दी है आपने ये उठाई जाए। नंबर 2 पे बिजली की कीमत में 11.5 रुपये इजाफा हुआ है मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो। उसके बाद गैस की कीमत में 45% इजाफा किया गया है जो कि अभी नोटिफाई तो नहीं हुआ लेकिन ऐलान हो गया है। उसके बाद घी की
फ़ी किलो कीमत में 208 रुपये का इजाफा हुआ है। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत में 213 रुपये का इजाफा हुआ है। और 20 किलो का जो थैला है वो 30 रुपये, उसमें 300 रुपये इजाफा हुआ है। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इतना ज़्यादा कीमतों में जो इजाफा है ये अवाम कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। मौजूदा हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए कि एकदम से अवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए, क्योंकि अवाम एकदम से इतना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करने से कासर है। आहिस्ता आहिस्ता अगर कीमत बढ़ाई भी जानी है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि अवाम संभल सकें। एकदम से ऐसा करेंगे तो जिसकी दिहाड़ी बहुत कम है, 800-900 रुपये जो बंदा कमा रहा है मज़दूर एक, वो कैसे अपने घर में घी लेकर जाएगा 600 रुपये किलो, कैसे वो अपने घर में चीनी लेकर जाएगा, कैसे वो बच्चों का किराया, फीसी, स्कूल वगैरह, पेट्रोल वगैरह पूरा करेगा। इसके बाद अगर देखा जाए कि अवाम को क्या दिया जा रहा है, नाज़रीन अवाम को 2000 रुपये दिया जा रहा है। वो 2000 रुपये अगर किसी का 200 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है तो वो 2000 रुपये उसका, जिस सार्फिन का 200 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है उसके बिल में 1600 रुपये का इजाफा हो रहा है। तो वो 2000 रुपये एक हाथ से दिया जा रहा है और दूसरी तरफ से कई गुना ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। तो ये थी मौजूदा सूरत हाल जो मैंने आपको बताई हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि हम कौन से ऐसे इक़दाम उठा सकते हैं कि जिससे ये मुल्क तरक्की करे, ज़ाहिर सी बात है अगर इसी डगर पे चलते रहे जिस तरीके से रवायती हुकूमत चलती आ रही हैं, पहले हुकूमतें चलती आ रही हैं, IMF से कर्ज़ा लिया मुल्क चलाया, IMF से कर्ज़ा लिया मुल्क चलाया, अगर इसी तरीके से हम चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी जो है क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी और आवाम जो है वो मजबूर हो जाएगी और मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। अब वो कौन से इक़दाम हैं, कौन सी ऐसी तजावीज़ात हैं जो इस मौजूदा हुकूमत को करनी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। उनमें से चंद एक मैं ज़िक्र करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए, प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। एक्सपोर्ट तब ही बढ़ेगी जब आप इंडस्ट्री को फ़ायदा देंगे। इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा देना है कि इंडस्ट्री को आप 24 घंटे गैस और बिजली प्रोवाइड करें, कम रेट पे प्रोवाइड करें, इंडस्ट्री के आइटम्स के ऊपर कम टैक्स लगाएं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है, बाज़ारों मार्केटों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी सेक्टर जो है वो चले। जितना ज़्यादा कारोबारी पहिया चलेगा मुल्क के हालात उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, पैसा उतना ज़्यादा सर्कुलेट होगा, तजारत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, आमदोरफ्त उतनी ज़्यादा होएगी। जब आप बिजली बंद कर देते हैं तो तमाम कारोबारी सेक्टर बंद हो जाता है, तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाती है। इंडस्ट्री बंद होने से कारोबार बंद हो जाता है, कारोबार बंद होने से मज़दूर तबका बैठ जाता है, जिससे उनकी दिहाड़ी जो है वो उनको नहीं मिलती, जिससे गुर्बत बढ़ती है। तो सबसे पहला इकदाम वो ये है कि आप इंडस्ट्री को बंद ना होने दें, इंडस्ट्री को गैस और बिजली की लोड शेडिंग ना दें, इंडस्ट्री को गैस और बिजली की जो सप्लाई है वो बंद ना करें, कम रेट पे दें ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो। पर यूनिट कॉस्ट कम होएगी, मार्केट के अंदर सस्ती चीज़ मिलेगी। पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पे इम्पोर्टेड चीज़ जो होती है वो सस्ती मिलती है और पाकिस्तान की जो लोकल चीज़ होती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और वो महंगी भी मिलती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपकी बिजली गैस महंगी है, आपकी रॉ मटेरियल महंगा है, आपके ऊपर टैक्सेस हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर जो है उसके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए ताकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कम आए। सबसे अहम चीज़ जो मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्राइसेस के ऊपर, प्राइसेस कंट्रोल में होनी चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि एक चीज़ की प्राइसेस दूसरी जगह पे भी वही हो। डिफरेंट जगह पे जाते हैं तो डिफरेंट प्राइसेस सामने आती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए। अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल के ऊपर कि हमारे जो घी है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, तो इसके लिए हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। पिछली हुकूमतों ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि पाम ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए। आपका पाम ऑयल जो है वो अगर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से घी की कीमत कम होएगी। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी गंदम जो है वो स्मगल की जाती है, पहले स्मगल कर ली जाती है और बाद में जब मुल्क की ज़रूरियात बढ़ती हैं तो फिर वही गंदम जो है वो महंगे दामों ख़रीदी जाती है। तो स्मगलिंग रोकनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर चावल और गंदम वगैरह शॉर्ट ना हो। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि आवाम को डायरेक्ट रिलीफ हम कैसे दे सकते हैं, तो वो हुकूमत के लिए बड़ी अहम तजावीज़ात हैं, अगर उस पर अमल किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो ये है कि आवाम को डायरेक्ट रिलीफ देने के लिए जैसे कि पिछली हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को पैसे दिए हैं और वो
उन लोगों तक पहुँचे जो गरीब थे ही नहीं, क्योंकि सर्वे करने वाले जो लोग थे उनको तनख्वाहें नहीं दी गई थी। तनख्वाहें ना देने की वजह से उन्होंने लोगों से पैसे लेकर उनके नाम लिखे, और वो उन लोगों के नाम लिखे गए जो कि गरीब थे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अवाम को रिलीफ दिया गया वो अवाम तक, असल गरीब अवाम तक तो पहुँचा ही नहीं। इसका होना ये चाहिए कि 200 से 300 यूनिट तक के जो लोग हैं, सार्फिन जो हैं, वो गरीब तबका है, वो आप उनका बिल माफ़ कर दें, ताकि जो मंथली 6,000, 8,000, 10,000 रुपये जो है वो बिल की सूरत में वो अदा करते हैं, वो डायरेक्ट उनकी जेब में चला जाए। उसके बाद जो दर्जा जहारम के लोग हैं, स्केल 4 से लेकर स्केल 14 तक के जो लोग हैं, ये मिडिल तबका है। ये वो तबका है जो किसी से मांग नहीं सकते, ये मिडिल क्लास तबका है। आप इनकी तनख्वाहें डबल कर दें, आप 50% इनकी तनख्वाह बढ़ा दें। 50% तनख्वाह बढ़ाने से इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये वो कुछ तजावीज़ात थी कि जिन पे अमल करके हम मुल्की जो कशीदगी है, मुल्की कशमकश जो है, इस टाइम जो परेशानी की सूरत हाल है, गरीबी गुरबत की सूरत हाल है, इससे निकला जा सकता है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।